तो काफी दिनों से हम सिर्फ रिफ्लेक्शन पढ़े जा रहे हैं, तो आज हम चालू करते हैं रिफ्रैक्शन क्या होता है। सो लेट्स स्टार्ट रिफ्रैक्शन। तो सबसे पहले हम देखेंगे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू प्लेन सरफेसेस। पहले ये चैप्टर करेंगे और ये चैप्टर के बाद हम स्फेरिकल सरफेसेस पे जाएंगे, जहां पे हम कॉन्वेक्स, कॉनकेव, बाइकॉन्वेक्स ये सारे चीज देखेंगे जो आप लोग जनरली सुने हैं। तो चलिए चालू करते हैं रिफ्रैक्शन एट अ प्लेन सरफेस। सो लाइट एक सरफेस पे गिर रहा है जो कि प्लेन है। सो लाइट इज इंसिडेंट ऑन अ सरफेस व्हिच इज प्लेन। दिस इज द नॉर्मल, ये इंसिडेंट रे हो गया, एंड दिस इज मेकिंग एन एंगल आई विद द नॉर्मल। तो अगर रिफ्लेक्शन होता तो ये यहां से ऐसे रिफ्लेक्ट करता, लेकिन अभी रिफ्लेक्शन नहीं हो रहा है, रिफ्रैक्शन हो रहा है। इट इज चेंजिंग द मीडियम फ्रॉम μ1 टू μ2। तो ये जो लाइट है ये इस प्रकार से रिफ्रैक्ट होता है, और दिस एंगल इज कॉल्ड एज एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कहते हैं इसको। है ना, आपको फिर याद होगा सक्सेसिव आयनाइजेशन पोटेंशियल। तो ये देखो कैसा है। So and this angles sin I by sin r, the ratio is given by μ2 upon μ1, या फिर इसको हम μ2 1 भी लिख सकते हैं। एंड दिस पर्टिकुलर लॉ इज कॉल्ड एज स्नेल्स लॉ। ये भी आप पढ़े थे आपके बचपन में, ये कुछ नई चीज नहीं है। यू हैव ऑलरेडी स्टडीड दिस। You already have studied this. So while studying this, before studying this law, let us understand what do you mean by this refractive index. तो सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा कि refractive index जो है वो क्या होता है। What is the meaning of refractive index? Refractive index of a medium, refractive index of a medium, सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मीडियम इज डिफाइंड एज mu is equal to velocity of light in vacuum per velocity of light in that particular medium. This is known as the definition of refractive index, absolute refractive index in that particular medium. For example, say I am talking about water. तो वैक्यूम में आपको पता है C is equal to 3 into 10 power 8, लेकिन पानी में लाइट जो है वो स्लो हो जाता है, धीरे हो जाता है।
the speed of light in water is much lesser. और वो लगभग कितना हो जाता है? V is equal to 2 into 10 power 8 मीटर पर सेकेंड. इस प्रकार से हो जाता है. V is equal to 2 into 10 power 8 मीटर पर सेकेंड. सो इसमें हम लोग अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को डिफाइन करना चाहते हैं पानी में अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिफाइन करना चाहते हैं तो वो हो जाता है C by V, okay, which is equal to 3 by 2. 10 power 8 cancel, mu is equal to 3 by 2. अगर पानी की जगह ग्लास है, ग्लास में भी कई प्रकार के ग्लास होते हैं. एक पर्टिकुलर ग्लास है जिसको हम लोग फ्लिंट और क्राउन, तो वो तो होता है वो नॉर्मल. जेनरिक जो ग्लास होता है, ग्लास कांच, ठीक है, उस ग्लास में लाइट का जो स्पीड होता है तो वो लगभग होता है 9/4 into 10 power 8 मीटर पर सेकेंड. तो इसका म्यू जो होता है, म्यू बन जाता है 4 into 3 by 9, 3 कैंसिल, 4 by 3. तो ये है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर ग्लास. क्लियर? दिस इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर. This is the refractive index of glass. ये दो वैल्यूज आप लोग याद रख सकते हैं. These are two important values which you can definitely remember. शायद उल्टा भी पढ़ा रहूंगा मैं. Just a minute. Actually, this is exactly उल्टा. ये ग्लास है, ये वाटर है. Okay, this is exactly opposite. Glass and water. Glass का mu g 3/2 होता है, water का mu w 4/3 होता है. So this is known as absolute refractive index. Now let us discuss what do you mean by relative refractive index. Relative refractive index. Relative refractive index is defined as, say, mu 2 1. ऐसे हम इसको लिखते हैं. 2 का मतलब सेकंड मीडियम एंड 1 का मतलब फर्स्ट मीडियम. ओके, यानी कि लाइट जो है, देखो, फर्स्ट मीडियम से सेकंड मीडियम में जा रहा है, तो सेकंड मीडियम रिलेटेड टू द फर्स्ट मीडियम. तो mu 2 1 is defined as mu 2 by mu 1. This is the definition of relative refractive index. ठीक है, तो रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मतलब होता है लाइट जिसमें जा रहा है वो उसका पहले लेंगे और उसके नीचे जिससे गया है वो लेंगे. mu 2 by mu 1. mu 2 1 is equal to mu 2 by mu 1. This is known as relative refractive index. बेसिकली क्या है रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मतलब है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द सेकंड मीडियम अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द फर्स्ट मीडियम. उनका जो रेशियो है उसको रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं. तो ये है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. Water is more or glass is more? 3/2 and 4/3. You tell. Glass is more, na? 1.5, whereas water is 1.33.
and vacuum is 1. So glass का ज्यादा है refractive index पानी से, थोड़ा slightly ज्यादा है. ग्लास का 1.5 है, वाटर का 1.33 है. ये पहले समझ में आया कि नहीं बताओ? इफ यू हैव अंडरस्टूड दिस, हम लोग आगे बढ़ सकते हैं. एब्सोल्यूट एंड रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मतलब समझ में आ गया? बताओ. How many of you understood the definition of refractive index? Two types of refractive index. One is absolute and the other is relative refractive index. Yes. Yes dear. Yes dear. समझ में आ गया. Okay, good. Sir, can refractive index defined as rate of change of speed in particular medium with respect to speed of light in air? I'll tell you. See. So refractive index is defined as speed of light in vacuum upon speed of light in a particular medium. Okay. Now for air, हवा के लिए क्या होता है? Mu of air is c upon velocity of light in air. This is roughly equal to 1.0003. Roughly equal to 1.0003. ये इतना नेग्लिजिबल डिफरेंस है कि हम इसको 1 मान लेते हैं. इसका मतलब क्या है? Velocity of light in air is almost equal to velocity of light in vacuum. Actual में सच क्या है? Velocity of light in air is less than velocity of light in vacuum, but the difference is so less that हम लोग उन दोनों को equal मान सकते हैं. We can consider that they both are same. और general calculations में हम दोनों को same मान ही लेते हैं. ये हवा के लिए. Remember this. हमेशा याद रखो, वैक्यूम और हवा में लाइट का जो स्पीड डिफरेंस है वो बहुत ही स्लाइट है. वेरी स्लाइट, वेरी लेस. ओके, ऑलमोस्ट 2.999 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकंड कुछ होता है एयर में. इतना लेस होता है कि हम उसको इग्नोर करके दोनों को सेम मान लेते हैं. और फिर ये फॉर एयर है. फॉर वाटर, म्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रेस्पेक्ट टू एयर. देखिए, मैं एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की जगह इवन इफ मैं रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी लिख लूं तो कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि एयर और वैक्यूम में कुछ फर्क नहीं होता है. तो मैं लिख सकता हूं सीधा क्या, 4/3, that is 1.33. and similarly I can write for glass, mu of glass with respect to air is 3/2, which is 1.5. same as before, कुछ difference नहीं आ रहा है. देख रहे हैं? Understood? refractive index clear है? हाँ, तो आप सबको पता है लाइट जो होता है, लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव. लाइट जो होता है वो एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता है. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव मतलब उसमें एक फ्रीक्वेंसी होता है
एक फ्रीक्वेंसी होती है, फ्रीक्वेंसी को मैं एफ कहता हूं, और एक वेवलेंथ होता है जिसको मैं लैम्डा कहता हूं, और वेव वेलोसिटी होता है जिसको हम v कहते हैं. In case of vacuum we call it c. करेक्ट. ये तीन चीज होते हैं और इनके बीच में एक रिलेशन है. आप जब वेव चैप्टर पढ़ोगे तो आपको ये रिलेशन समझ में आएगा. वेव वेलोसिटी जो होता है दैट इज इक्वल टू f into lambda. This is a very important relation between wave velocity, frequency and wavelength. V is equal to f lambda. Okay. So in case of vacuum, instead of V we will take C. So C is equal to f lambda naught. ठीक है. In case of medium, V is equal to f lambda. तो आप देख सकते हैं in both these cases constant कौन है. देखिए what is constant? Frequency is independent. Frequency is independent of medium. फ्रीक्वेंसी जो होता है वो फ्रीक्वेंसी सिर्फ डिपेंड करता है सोर्स के ऊपर जहां से वो वेव निकल रहा है. यानी मेरे घर में अगर एक ट्यूबलाइट है तो ट्यूबलाइट डिसाइड करता है कि लाइट की फ्रीक्वेंसी क्या होगी. सूरज के ऊपर निर्भर होता है फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट क्या होना चाहिए. वरना फ्रीक्वेंसी जो है वो मीडियम्स के साथ नहीं बदलता है. लेकिन वेवलेंथ और स्पीड जो है वो मीडियम डिपेंडेंट होते हैं. तो मैं देखो आप देख सकते हैं वेवलेंथ बदल रहा है. इन दोनों केसेस में वेवलेंथ बदल गया और स्पीड भी बदल गया. नाउ डिवाइडिंग बोथ, इक्वेशन नंबर 2 और ये 1, डिवाइडिंग 1/2. इन दोनों इक्वेशंस को डिवाइड करते हैं तो क्या मिलता है. देखिए इफ वी डिवाइड दिस टू इक्वेशंस वी गेट c by v is equal to f lambda naught by f lambda. तो इसमें आप देखते हैं f and f कैंसिल हो जाते हैं. they both cancel each other and you get mu. c by v is nothing but mu. So mu is equal to lambda naught by lambda. एक और डेफिनेशन है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का. refractive index of a medium is defined as the wavelength of light in vacuum upon wavelength of light in that particular medium. Mu is equal to lambda naught by lambda. ठीक है. ये एक और डेफिनेशन है म्यू का. याद रहेगा सबको. दिनकर पोपलगाट जी याद रहेगा. Why every color is having a different medium like in rainbows. Hey, what are you speaking? Every color is not having a different medium. The medium is same. हवा एटमॉस्फेयर का मीडियम सेम है, लेकिन डिफरेंट कलर्स के लिए वो कलर सेपरेट क्यों होते हैं? क्योंकि हर एक कलर के लिए वेवलेंथ अलग होता है. जिसके वजह से हर एक कलर के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग होता है. और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग होने के कारण स्नेल्स लॉ के अनुसार रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जब बदलता है तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन सबका बदल जाता है, जिसके कारण व्हाइट लाइट पास करता है और वो स्प्लिट होके 7 कलर्स बाहर निकलते हैं. आई विल टेल यू वन मोर इंटरेस्टिंग थिंग बिफोर आई प्रोसीड. इसको कहते हैं काउचीज रिलेशन. आपको अभी समझ में आ जाएगा रेनबोस क्यों बनते हैं, व्हाई रेनबोस आर फॉर्म्ड. आपको ये बात सुनकर समझ में आ जाएंगे. काउचीज रिलेशन. तो काउचीज रिलेशन के अनुसार रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इन अ मीडियम इज डिपेंडेंट ऑन a plus b by lambda square. This is the
या फिर ए की जगह आप म्यू नॉट भी लिख सकते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मीडियम इन वैक्यूम। सो म्यू इज इक्वल टू म्यू नॉट प्लस बी की जगह भी ए लिख लो, a by lambda square. This is the relation, but Cauchy's relation for refractive index of a medium to the wavelength. तो आप देख सकते हैं इनवर्स स्क्वायर लॉ है यहाँ पे. This is refractive index in vacuum. ठीक है, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इन वैक्यूम कितना होता है? म्यू नॉट का वैल्यू होता है 1 होता है, इट इज ऑलवेज 1. ओके, तो म्यू इज इक्वल टू म्यू नॉट प्लस ए बाय लैम्डा स्क्वायर, वेयर ए इज सम कांस्टेंट, a is some Cauchy's constant. Okay, and you can see mu is equal to mu naught plus a by lambda square. तो lambda जैसे ही बदलता है mu भी बदल जाता है, and generally mu is greater than mu naught. Absolute refractive index is always greater than 1. हमेशा एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो 1 से बड़ा ही होता है, यानी म्यू इज either at max equal to 1 or greater than 1 एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. लेकिन अगर रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो, बट से इफ देयर इज रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, can be less than 1, equal to 1 और greater than 1. ये तीनों वैल्यूज ले सकता है. कैसे? हाउ कैन दिस बी पॉसिबल? रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैसे कम ज्यादा हो सकता है? वेरी सिंपल, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रिलेटिव है. फॉर एग्जांपल म्यू ऑफ वाटर, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इज 4/3. So mu of water with respect to air is also 4/3. So mu of water with respect to water is 1. अगर लाइट पानी से पानी में घुस रहा है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 रहेगा, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 हो जाएगा, क्योंकि 4/3 अपॉन 4/3 कट जाएंगे और 1 हो जाएगा. समझ में आया? म्यू ऑफ वाटर अपॉन म्यू ऑफ वाटर कट के क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा. तो देख रहे हैं रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ये ग्रेटर देन 1 है, यहाँ पे इक्वल टू 1 हो गया. म्यू ऑफ एयर विथ रेस्पेक्ट टू वाटर, अगर लाइट पानी से हवा में जा रहा है तो म्यू ऑफ एयर इज 1 एंड म्यू ऑफ वाटर इज 4/3. तो ये हो गया 3/4 विच इज लेस देन 1. तो देख रहे हैं ग्रेटर देन 1, इक्वल टू 1 एंड लेस देन 1. ऑल द थ्री वैल्यूज आर पॉसिबल इफ वी आर टॉकिंग अबाउट relative refractive index. But when we are talking about absolute refractive index कभी भी 1 से कम हो नहीं सकता है. वो मैक्स टू मैक्स 1 हो सकता है जब वैक्यूम या एयर होता है, वरना वो हमेशा 1 से बढ़ के ज्यादा होता है. शॉर्ट वीडियोस कब रिलीज होंगे? आज ही बस रिलीज होने वाले. अमन सर ने ऑलमोस्ट सारा काम कंप्लीट कर लिया है. 3, 4, 5, 6 वीडियो रिलीज करेंगे और आपसे रिव्यूज लेंगे. हम अच्छे लगेंगे तो फर्दर करेंगे, नहीं तो बंद कर देंगे. ओके, आगे बढ़ते हैं. तो अब हम बात करेंगे स्नेल्स लॉ का. ये सब लोग को अगर समझ में आ गया तो एक फोटो खींच लो, स्नैपशॉट मारो इसको. नोट्स अलग से लिखने की जरूरत नहीं है, बाद में आराम से बैठ के आप नोट्स लिख लेना. अरे रुक रे बाबा, पहले पढ़ाने तो दे, बाद में क्वेश्चंस दूंगा. खींचा फोटो खींचा तो एक और बार स्नेल्स लॉ देखते हैं. चलो,
हो गया, डन। सर अब तक फिजिक्स का एक ही असाइनमेंट अपलोड हुआ है, ऐसा क्या? रुको मैं कान पकड़ता हूँ हमारे टेक्निकल टीम का, अपलोड करेंगे आज, ठीक है? टेंशन मत ले, तू अभी ध्यान इधर दे, स्नेल्स लॉ। तो स्नेल्स लॉ कहता है कि अगर मीडियम चेंज होता है, एक मीडियम से लाइट दूसरे मीडियम में आता है इस प्रकार से, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 है और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 है, ये एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस हैं। तो लाइट गिरा इस प्रकार से, तो लाइट नॉर्मल के साथ कुछ एंगल बना रहा है, एंगल आई, फिर लाइट या तो इस प्रकार से रिफ्लेक्ट करता है नहीं तो दूर जाता है, वो डिपेंड करता है μ1 और μ2 पे, वो भी डिस्कस करेंगे। और ये जो एंगल है इसको हम आर कहते हैं, ठीक है? एंगल आई इज कॉल्ड एज एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल आर इज कॉल्ड एज एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, करेक्ट? और अगर लाइट इस प्रकार से चला जाता तो ये जो एंगल होता इसको हम कहते हैं क्या? दिस वी वुड हैव कॉल्ड एज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। कभी कभी ऐसे भी होते हैं, पार्शियल रिफ्लेक्शन और पार्शियल रिफ्रैक्शन भी होते हैं, वो भी केसेस हम फ्यूचर में देखेंगे, ठीक है? एक और इंपॉर्टेंट एंगल है जिसके ऊपर क्वेश्चंस आते हैं और उसको कहते हैं ग्लैंसिंग एंगल। एक और एंगल है उसको हम कहते हैं ग्लैंसिंग एंगल। व्हाट इज दिस ग्लैंसिंग एंगल? ध्यान से देखो, द एंगल मेड बाय द इंसिडेंट रे विद द सरफेस इज नोन एज ग्लैंसिंग एंगल। इसको ग्लैंसिंग एंगल कहते हैं। इसके ऊपर भी कभी कभी क्वेश्चंस आते हैं, क्वेश्चंस में कभी कभी एंगल ऑफ इंसिडेंस ना देखे, ग्लैंसिंग एंगल देता है और ग्लैंसिंग एंगल को हम फॉर्मूला में लगा देते हैं और आंसर्स गलत निकलते हैं। क्यों? क्योंकि एंगल ऑफ इंसिडेंस और ग्लैंसिंग एंगल सेम नहीं होते हैं, दोनों के बीच में रिलेशन क्या है? I प्लस जी इज इक्वल टू 90 डिग्रीज। तो अगर ग्लैंसिंग एंगल देता है तो I इज इक्वल टू 90 माइनस जी। याद रखिए, ये करने से आपको एंगल ऑफ इंसिडेंस मिलता है और फिर उसको डालो तो फॉर्मूला में सही आंसर आता है। कल क्वेश्चन लगाए प्रतीक, मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ और आप लोग आपस में बात कर रहे हो बेशरम लोग। ये समझ में आया सबको? आया तो हाँ बोलो, नहीं तो ना बोलो। कौन है ये? प्रतीक, अच्छा। पास्ता पूरे आ गया, पोपल घाट को आयो, भावेश राजपुरोत को आ गया। शेरकर, हाँ पोपल घाट एक बार बताया काफी। सर आप मैसेज लेट पढ़े हो, स्क्रीनशॉट लेने का बोले तभी मैंने उसे पूछा था सर। और एक डाउट सेशन रखो सर, प्रतीक सर बोल रहा है डाउट सेशन रखते हैं। पहले हम कुछ पढ़ लेते हैं, पढ़ के आप कुछ सॉल्व कर लेते हैं और उसके बाद हम डाउट सेशन रखेंगे। ठीक है? तो एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन में रिलेशन क्या है? साइन आई
अपॉन साइन r is equal to mu2 by mu1. This is known as Snell's law. ये स्नेल कौन है? स्नेल एक साइंटिस्ट है जिसने रिफ्रैक्शन के ऊपर रिसर्च किया, तो उसका नाम से ये लॉ पड़ा, स्नेल्स लॉ। ठीक है, तो स्नेल्स लॉ के अनेक मॉडिफिकेशंस भी हो सकते हैं। कैसे? क्योंकि हम लोग को रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का डेफिनेशन पता है, तो मैं लिख सकता हूं साइन आई बाई साइन आर इज इक्वल टू म्यू2 को मैं लिखूंगा c बाई v2 और म्यू1 को मैं लिखूंगा c बाई v1। देखो इसमें c और c कट जाएंगे, आई कैन कट c एंड c, तो मुझे मिलता है v1 बाई v2। सो आई गेट साइन आई बाई साइन आर इज इक्वल टू v1 बाई v2। ठीक है, साइन आई बाई साइन आर इज v1 बाई v2। एक और रिलेशन है, क्योंकि मुझे पता है v1 कैन बी रिटन एज f lambda 1 एंड v2 कैन बी रिटन एज f lambda 2, तो ये f और f कटेंगे, तो मुझे मिलता है एक और फॉर्मूला, दैट इज साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू लैम्डा 1 बाय लैम्डा 2। ये हो गया तीसरा फॉर्मूला। देखो ये एक, ये दो और ये तीन फॉर्मूला। एक और फॉर्मूला है जो कोई बुक में नहीं होता है, ये मेरा अपना फॉर्मूला है, लेकिन ये जरूर काम में आता है क्वेश्चंस में। इसके ऊपर कई सारे क्वेश्चंस आते हैं। देखो, व्हेन एंगल इज वेरी वेरी स्मॉल, व्हेन एंगल I and angle R are very very small, छोटे छोटे एंगल जब होते हैं, एंगल Y और एंगल R, जब एंगल्स छोटे होते हैं, साइन I is equal to tan I and sin R can be assumed to be tan R। याद रखिए, एंगल्स जब छोटे होते हैं ना, साइन आई इज इक्वल टू टैन आई इज इक्वल टू एंगल आई, साइन आर इज इक्वल टू टैन आर इज इक्वल टू एंगल आर। ऐसे हम लिख सकते हैं। तो अगर ऐसे लिख सकते हैं तो एक और फॉर्मूला आ जाता है, साइन आई की जगह मैं लिखूंगा टैन आई और साइन आर की जगह मैं लिखूंगा टैन आर, दैट इज इक्वल टू म्यू2 बाय म्यू1। ये जो फॉर्मूला है ये भी स्नेल्स लॉ है, लेकिन ये कंडीशन के साथ है। देखो ये कंडीशन है, इफ एंगल आई एंड एंगल आर आर वेरी वेरी स्मॉल। कितना स्मॉल होना चाहिए? एंगल आई एंड एंगल आर मस्ट बी लेस देन 10 डिग्रीज, 10 डिग्री से छोटा होना चाहिए, तब जाके ये एप्लीकेबल होता है। इज इक्वल टू म्यू2 बाय म्यू1। दिस इज माय फोर्थ रिलेशन, स्नेल्स लॉ का फोर्थ रिलेशन है ये। नोट कीजिए, इसका भी एक फोटो ले लो, स्नेल्स लॉ। प्लीज टेक अ फोटो ऑफ दिस। खचाक खींचो एक फोटो। स्मॉल मतलब कितना स्मॉल बताया ना? देखो स्मॉल मतलब एंगल आई एंगल आर लेस देन 10 डिग्री, उसको कहते हैं स्मॉल। टेकन, डन, ओके। तो कुछ क्वेश्चंस देखते हैं, चलो। Yashraj, after maths lecture, wait for 5 minutes. Okay, Yashraj, please wait for 5 minutes. Pratik has something important to talk with you. दस डिग्री के नीचे वैल्यूज में टैन में और एंगल में फर्क नहीं होता है। तूर्णम शेषमण्डलपति श्रेणीं सदा तुच्छव
भूत्वादीन गणेश कौ करुणया। सर पर हमें 10 डिग्री के नीचे के वैल्यूज नहीं पता, टैन की नहीं पता है, टेंशन मत ले। तो पहला क्वेश्चन आपके लिए, क्वेश्चन नंबर 1, यशराज को यशराज find the speed of light अच्छे से बना, हिंदी इंग्लिश पूरा कंप्लीट हो बच्चों को भी आने को ध्यान नहीं है। बहुत अच्छी है, हिंदी में पढ़ता हूँ, इंग्लिश में चला वही ढूंढता मेरा तो पूरा नहीं होगा। एक चैप्टर में पूरा चैप्टर ये कुछ तो कॉल आ रहा है, देखो ना। ओके, ट्राई कीजिए ये क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। टेक 1 मिनट टाइम, सॉल्व दिस क्वेश्चन। तब तक मैं नीचे दूसरा क्वेश्चन। Light of wavelength 500 nanometers in medium A enters into medium B. Through a plane surface. If frequency of light is 4 into 10 power 14 hertz and VA upon VB is equal to 4 by 5, find absolute refractive index. करेक्ट आंसर यशराज, पहला क्वेश्चन सर ऐसा ही है। नैनोमीटर का एन और एम छोटा होता है।
आगे और कोई बताओ, अगर पहला हो गया तो दूसरा करो। त्यक्त्वा पूर्णमशेषमण्डलपति श्रेणीं सदा तुच्छव भूत्वा दीनगणेशतो करुणया कौपी न कण्ठाश्रितौ गोपी भावपदां रक्तलहरी कल्लोलमग्नौ मुहुः वन्दे रूपसनातनौ रघुयुगौ श्रीजीवगोपालकौ इन एयर और इन वैक्यूम सेम ही होता है, both mean one and same. तो ये पहला आंसर था, करेक्ट ना? 1.8 into 10.8 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी आ गया और वेवलेंथ आ गया 360 नैनोमीटर्स। अब दूसरा क्वेश्चन कितने लोग का है आंसर बताओ, सेकंड क्वेश्चन प्लीज, जल्दी जल्दी। हाँ चलिए थे। ओके, ये रहेगा आपका होमवर्क, करके आइए कल और आंसर बताओ कल, ठीक है? तो यहाँ पे हम इसको क्लोज करते हैं आज के क्लास को। चलो, थैंक यू वेरी मच, हरे कृष्णा। कल मिलेंगे फिर से कुछ और टॉपिक्स और प्रॉब्लम्स के साथ। टिल देन बाय। फाउंडेड, अरे बाप रे, फाउंडेड ऐसा शब्द पहली बार सुना तुझसे।